ज्ञानेश्वर जी खाली ई कर। देखिए यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, टोटल इंट्रो मिला करके 15 चैप्टर है, उसके बाद यहाँ खत्म होता है। ज्ञानेश्वर जी का कौन सा नंबर करीब गूगल नंबर के पास। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार सिंह, जिनकी हाल ही में लिखी पुस्तक जननायक कर्पूरी ठाकुर द वॉइस ऑफ वॉइसलेस मार्केट में आ चुकी है। सर से बात करेंगे। सर, किस तरह की यह पुस्तक है? ये जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरे उनके जननायक बनने की कहानी है। पूरा उनका एक तरह से कहिए कि अभी तक इतने बड़े पॉलिटिशियन होने के बाद उन पर कोई किताब नहीं थी अभी तक। ये एक पहला प्रयास है। तो मैंने कोशिश किया है कि इस किताब में एक तो सरल भाषा में, वैसे अंग्रेजी में लिखी हुई है लेकिन सरल अंग्रेजी में लिखी हुई है, इसकी हिंदी भी फरवरी में आ रही है, और ऐसी कहानी कही जाए कि 20 साल 25 साल का बच्चे बच्चियां उसको पढ़ें और उसको एक कहानी के शक्ल में लगे कि क्या समाजवाद क्या था, और जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका क्या योगदान था, कैसे जब वो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद वो नेता बनते हैं तो जेल जाते हैं, कैसे नेता बनते हैं, सदन में कैसे बोलते थे, उनके किस तरह के भाषण हुआ करते थे, फिर बाद में जो 67 में जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या क्या काम किया। तो पूरा परिदृश्य लेकर के, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो उसमें कर्पूरी ठाकुर हैं, वहाँ उनका योगदान है। और 77 में जब पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनता है तो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 77 में, और उसी में जो सबसे लैंडमार्क डिसीजन होता है रिजर्वेशन देने का, कोटा के अंदर कोटा के, जैसे ईबीसी का जो कंसेप्ट आया थी पिछड़ी जाति का, उसमें ही आता है। पहले सिर्फ ओबीसी को मिलता था, तो ओबीसी ईबीसी का कंसेप्ट और ईबीसी को ज़्यादा दिया गया, और पहली बार इतिहास में हुआ कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। पहली बार ये हुआ कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया। तो ये उनकी पूरी कहानी है। अगर उनके एकदम जन्म से लेकर के लास्ट तक में क्या क्या हुआ, पॉलिटिकली क्या क्या हुआ, समाज में जो जितनी चीज़ें चल रही थी उस चीज़ों को उनको कर्पूरी ठाकुर ने कैसे कैप्चर किया, किसान आंदोलन में कैसे उन्होंने भाग लिया। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में जब लोग बोलते हैं तो लोग दो बात बताएंगे आपको, आरक्षण लाया और अंग्रेजी हटाओ। लेकिन इन दोनों के अलावा कर्पूरी ठाकुर क्या थे, तो इसमें 425 पेज की किताबें मैंने पूरी बताने की कोशिश की है। एक अगर शोध करता है, शोधकर्ता के लिए बहुत कुछ है उसमें। 75 किताबों की बिब्लियोग्राफी है इसमें। कोई कहानी की शक्ल में पढ़ना चाहता है, कोई अगर चाहेगा कि ओटीटी पर सिनेमा बनाना चाहें, उसके लिए भी बहुत कुछ है। तो मैंने कोशिश की है कि एक कहानी की शक्ल में एक भारी भरकम चीज को एक कहानी की शक्ल में बताई जाए। कहानी की शक्ल में। सर, क्या ऐसी अनछुई पहलू है, अनसुनी पहलू है, जिसको आपने इस किताब में दर्शाया है? देखिए, बहुत सारे अनछुए पहलू हैं। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक किसने कहा, हम लोग ये सवाल नहीं जानते थे। तो कर्पूरी ठाकुर के जननायक बनने की ये कहानी है कि भाई जब वो रिजर्वेशन लाते हैं तो अचानक मीटिंग हुई, तो चंद्रशेखर जी उसमें जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, सब उनको अध्यक्ष जी प्यार से बोला करते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे कर्पूरी जी, तो आप तो जननायक हैं, जननायक वाला काम किया, पार्टी की मीटिंग में बातचीत हुई है। तो वो एक साधारण सी मीटिंग से वो बात ऐसी हो गई कि वो जननायक का टैग लग गया। तो ये बातें बहुत कुछ पता नहीं थी। जैसे थे कि अब सत्येंद्र नारायण सिन्हा और इनके बीच का जो पूरा द्वंद्व होता था, राजनीतिक द्वंद्व, 77 में भी उन्होंने अपना दावा ठोक दिया था। तो उसके पीछे की क्या कहानी थी कि कैसे चुनाव होता है, और अंत में कर्पूरी ठाकुर क्या होता है कि एक प्रणब चट्टर्जी जी बाद में एमएलसी बनते हैं, उनके घर पे जाके सो जाते हैं, एक तख्ते पर सो जाते हैं। क्यों? कोई हमको वोट नहीं देना है, कौन जीतता हारता है, वो वोटों की गिनती होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो एक किसी ने कहा कि चाचा चलिए ना, आप अपना वोट नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा अगर मुझे अपने वोट से जीतना हारना है तो मैं क्यों वोट दूं। तो वो जीतते हैं। तो एक आदमी अर्जुन सिंह जो उनके सहयोगी हैं, कपिल देव सिंह उनके पुत्र हैं, तो वो कहते हैं कि चाचा आप तो जीत गए।
तो अपने पॉकेट से निकाल करके वो 2 रुपया, मुड़ा हुआ 2 रुपया का वो नोट देते हैं। तो इस तरह की उनमें उनकी बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में। और देखिए, उस आदमी की विनम्रता, उस आदमी की सिंप्लिसिटी सही अर्थ में, और जो कहते हैं ना कि और अपने लिए कुछ संचय नहीं किया लाइफ में, कुछ जमा नहीं किया। और हेमवती नंदन बहुगुणा जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, वो उनकी मृत्यु के बाद उनके घर जाते हैं तो उनका घर देख करके रोने लगते हैं। झोपड़ी वाला घर देखा कि एक उनकी झोपड़ी से एक तरफ से कुत्ता या दूसरी तरफ से पार कर गया। वो रोने लगे कि भाई, ऐसा जो 9 बार का विधायक रहा हो, 1 बार का लोकसभा, 2 बार का मुख्यमंत्री, 1 बार का उप मुख्यमंत्री, उसका ऐसा घर हो। तो उनका ये कहना था, अपनी बड़ी बड़ी बहू को उन्होंने बताया था कि देखो, हम अपना घर अगर बड़ा कर लेंगे, पक्का का कर लेंगे, तो गरीब लोग रिलेट नहीं कर पाएगा हमसे, जो अपने आप से जुड़ा महसूस नहीं कर पाएगा। हम उनके जैसा ही रहना चाहते हैं, ज़्यादा संचय क्यों करना है। तो हम जो पब्लिक का मनी है हमको जो मिलता है, ये पब्लिक के कामों के लिए, उनके लिए है, उस पर खर्च करो। ये उनका उद्देश्य था। आज नेता लोग राजनीति अपना समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक समाजवाद आपके इस बुक में, इस किताब में दिखता है। क्या कुछ ऐसा काम जो आप इस किताब में दर्शाए हैं जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर जननायक बने, थोड़ा विस्तार से बताने की कष्ट। देखिए, उसमें आप वास्तविक समाजवाद का तो बहुत बहुत बड़ा दायरा हो सकता है। अब मान ली देखिए कि जयप्रकाश, समाजवाद का धड़ा क्या था। आप आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो जो 50 के दशक में आचार्य नरेंद्र देव की मृत्यु हो जाती है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदयी हो जाते हैं, बचते हैं लोहिया। तो लोहिया को भी अपनी ही पार्टी निकाल देती है कि अपनी सरकार की उन्होंने आलोचना कर दी थी, गोली चल गई थी तमिलनाडु में पानूम पिल्लई वाली सरकार में, तो उनको हटा दिया, तो वो भी अलग थलग हो जाते हैं। तो उस बीच में अब कर्पूरी ठाकुर के पास संशय हो गया। वो लोहिया की आइडियोलॉजी के रूप में पसंद करते थे, लेकिन करीब थे जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश नारायण पॉलिटिक्स में सीधे सीधे थे नहीं, फिर भी वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ रहे, लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के साथ नहीं रहे। उनको मौका तब मिलता है जब 1964 में, फॉर्मली 65 में चुनाव लड़ा, 67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी दोनों मर्ज होकर के बनती है, तब पहली बार ये लोहिया के साथ आते हैं। लेकिन उनको लोहिया इन एक्शन कहा जाता था कि भाई, जो लोहिया जो सोचते थे ना, इन्होंने जमीन पर उतारा। उन्होंने क्या किया समाजवाद के रूप में? देखिए, गैर सिंचित भूमि, उन्होंने कहा कि 6.5 एकड़ गैर सिंचित भूमि पर लगान नहीं लेना है, रेंट नहीं देना है। अब देखिए, अंग्रेजी बहुत बड़ा हुआ था, उसके कारण से बहुत सारे गरीब पास नहीं कर पाते थे कि नॉन मैट्रिक होना एक सामाजिक दंश के रूप में जाना जाता था, सोशल स्टिग्मा जिसको कहते हैं, वो खत्म किया। कि भाई, वो इस डिसीजन से क्या हुआ कि गरीब तबके के, और इवन अगड़ों में जो अंग्रेजी जिनको नहीं आती थी, उनमें जो गरीब थे, वो सब अंग्रेजी के बिना मैट्रिक पास किए। मैट्रिक ही पास नहीं किया, वो ग्रेजुएट हुए। उस समय इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ। एक तबका था जो ये सोचता था कि इसके कारण से हमारी व्यवस्था, एजुकेशन वाली व्यवस्था चरमरा गई। मेरा ये कहना है, मेरा तर्क ये होता है कि जब 1991 के बाद आप लिबरलाइज हो गया, अपने बच्चों को आप सो कॉल्ड कन्वेंट स्कूल में भेजने लगे। क्या कन्वेंट था, हम आप भी जानते हैं कि कन्वेंट का क्या सच था। 2-4 एक अंग्रेजी बोल देता था कोई टीचर, तो उसी को हम कन्वेंट कहते थे। आप बताओ कि 91 से लेके इतने साल हो गए, तो आपके शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? तो इस पर कोई एम्पेरिकल स्टडी नहीं हुई है कि ऐसा करते तो ऐसा होता। लेकिन उनके इस डिसीजन से कितने लोगों ने मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएट हुए, राजनीति में आए, डिफरेंट फील्ड में आए। तो उस समय जो उन्होंने किया था, वो अंग्रेजी के विरोध में नहीं थे। वो कहे कि अंग्रेजी सीखो, लेकिन अपनी भाषा के शर्त पर नहीं। अपनी भाषा, लोहिया कहते थे कि तुम जितने भी साउथ की भाषा है उस सबको प्रश्रय दो, उसका अनुवाद करके लाओ, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करो, उसका दूसरे विषय में अनुवाद करो। तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा जो है, अपनी लोक भाषा की कीमत पर दूसरी भाषा को प्रश्रय मत दो। ये कंसेप्ट था। अब इसी कारण देखते थे कि आप, वो ऐसे बिरले आदमी थे कि एक बार का प्रकरण है, जानकी वल्लभ शास्त्री एक फंक्शन में हैं, कर्पूरी ठाकुर को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को आना था, वो बीमार थे, किडनी का उनका वो डायलिसिस चल रहा था। तो कर्पूरी ठाकुर, वो उस जानकी वल्लभ शास्त्री को एंट्री नहीं मिल रही थी, तो जहाँ उतना बड़े कवि को नहीं जान रहा था आयोजक, किसी तरह एंट्री में उन्होंने देखा किसान में जानकी वल्लभ, तो उन्होंने कहा कि जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे बड़े कवि के
सामने में मेरी क्या हिमाकत कि मैं मंच का संचालन करूं। मैं शास्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। तो आयोजक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि यार ये हमारा मुख्य वक्ता जो है, हमारा वही चीफ मिनिस्टर ही बड़ाई कर रहा है, तो हिंदी के प्रति इतना अनुराग, इतना हिंदी नहीं मैथिली के लिए, भोजपुरी के लिए, मतलब लोगों के सरोकार, जैसे कि वृद्धा पेंशन, वहां भी सुनाया मैंने, बताया कि कैसे उनके पिताजी उनको एक बार पैसा नहीं दे पाए, एक चवन्नी नहीं दे पाते थे, तो वहीं से आइडिया आया कि हर एक बूढ़े के पास पैसा ओल्ड होना पेंशन। होना चाहिए। स्कूल का फी वेवर, जिस कंसेप्ट को नीतीश कुमार ने आज के डेट में पूरा बचपन से लेकर के क्लास 1 से लेकर मास्टर डिग्री तक उन्होंने हुआ है, वो कर्पूरी ठाकुर की नर्सरी से आता है। पंचायती राज सिस्टम को सुदृढ़ करना, वो ये कंसेप्ट भी कर्पूरी ठाकुर के स्कूल से आया है। तो वो एक जन सरोकार की बात, जिसको कि आज हम पॉपुलिज्म में कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया है, वो कर्पूरी ठाकुर के जन सरोकार से आता है। और जो चीज उन्होंने खुद ही झेला था, उनके व्यक्तिगत अनुभव से आता है। तो उस चीज से प्रो पीपुल, मैं ये नहीं कहूंगा प्रो पुअर, प्रो पीपुल पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया, ये उनका समाजवाद। आप इस किताब में उनकी सादगी के विषय में भी लिखे हैं, किस तरह की सादगी थी, कैसे लोग उनको पसंद करते थे? सादगी की बात, आप देखिए एक प्रकरण बताता हूँ सादगी पर। एक बार क्या हुआ, ये 80s की बात होगी, इनको बंगलोर जाना था, तो उनके साथ में केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे। तो ट्रेन में बात करते करते कॉफी गिर गई उनके धोती पर, तो धोती गंदी हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब तो जाना पड़ेगा ठाकुर जी, आपको पहले होटल जाना पड़ेगा, वहाँ बदलना पड़ेगा। कहा कि कौन देखता है मेरा कि मेरे धोती पर कॉफी गिरा हुआ है, लोग मुझे सुनेंगे मैं क्या बोलता हूँ, मेरे राय क्या है, वो महत्वपूर्ण है। उनकी जगह पर आज का कोई समाजवादी नेता, तथाकथित समाजवादी नेता होता, तो सबसे पहले जाता वो अपना कपड़ा बदलता क्रीज। तो इनके सिंप्लिसिटी के इतने इतने सारे किस्से हैं। एक प्रचार वाली भी आप बता रहे थे, किस तरह से वो प्रचार में जाते थे, साइकिल से जाते थे, क्या प्रचार मतलब पहला प्रचार जो किया वो साइकिल पर प्रचार किया। कुछ ने पहले कहा कि मैं कोई चंदा नहीं लूंगा, तो सबसे जो ज्यादा चंदा लिया था वो 5 रुपये था, वो प्रभावती देवी से लिया था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी से, और कहा कि मैं साइकिल से प्रचार करूंगा। साइकिल से प्रचार कर करके वो उस समय की ये थे, शायद राम सुकुमार नाम, में एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, कांग्रेस की एक बड़े राजघराने के परिवार की थी, राम सुकुमारी देवी, उनको हरा दिया। और वही ने, जबकि आप पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, समस्तीपुर में एक बंदा जीत रहा है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। एक बार नहीं जीता, लगातार 5 बार वहां जीतता। उसके बाद जब जब लड़ा, कुछ भी हो गया, 9 बार वो जीते। आज कर्पूरी ठाकुर जननायक कितने प्रासंगिक हैं? बहुत प्रासंगिक हैं। आप देखिए कि 2024 में इनको भारत रत्न मिलता है, 100 वर्ष उनका 100वां वर्ष जिस समय आपकी पुस्तक आती है, हमारी पुस्तक आती है। हम 21 से काम कर रहे थे, मैं 21 से काम कर रहे थे, तो उसमें मेरा क्या था कि उनके 100th ईयर के हिसाब से हम लिख रहे थे। एक तो उन पर कुछ लिखा नहीं गया है, उस हिसाब से मैं सोच रहा था, लेकिन ये सोने पर सुहागा हो गया। तो बीजेपी जो 77 में इनकी सरकार गिरा देती है, जो पार्टी, जिस पार्टी के बारे में, जिस पार्टी के नेता मैंने बताया कि सुशील मोदी, नंद किशोर यादव जाते हैं कैलाशपति मिश्र के पास इस प्रस्ताव लेकर के कि इनका हम लोग बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं या डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, तो कहते हैं क्या तुम्हारे पार्टी में नेता नहीं है? और उस आज वहां से लेकर के उन कालांतर में के वर्षों में उनका बर्थडे मनाया जाने लगा। जो भी एक विपक्षी पार्टी थी, तो सभी पार्टियां लगभग मना रही है। सभी पार्टी में कहता हूं कि बी.आर. अम्बेडकर के बाद सबसे ज्यादा कोई अगर पॉलिटिकल आइकन है, वो हिसाब से कर्पूरी ठाकुर को। ईबीसी का जो एक चेहरा है ना, हालांकि उन्होंने पूरे जीवन में ईबीसी की पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन एक ईबीसी अति पिछड़ी जाति का जो एक सबसे बड़ा, एक समग्र रूप से चेहरा जो माना जाता है, वो लास्ट कर्पूरी ठाकुर ही हैं। उसके बाद कोई नेता हुए तो कोई साहनी के नेता हो जाएंगे, हाँ, कोई एक पर्टिकुलर खास जाति के नेता हो जाएंगे। ये पूरे 130 जातियां हैं ईबीसी में, और आप देखिए 1.5% आबादी है वो जिस जाति से कर्पूरी ठाकुर आते हैं, उसके बावजूद भी करीब 25-27% की जाति समूह का नेता कहलाना, और हर एक पार्टी को उनको अप्रोप्रिएट करना, उनको रेस्पेक्ट करना, उनको उनकी आइडियोलॉजी को कोऑप्ट करना, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में कन्फ्रंटेशन नहीं था, टकराव नहीं था, उनकी पॉलिटिक्स में
समरसता थी, क्योंकि आप कोलिशन का देखिए, जितना कोलिशन का कंसेप्ट ही उनके टाइम से आया, 67-77। तो वो उसके तो पुरोधा हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे लोहिया और गोलवरकर, एमएस गोलवरकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक साथ आते हैं। उनकी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमको गैर कांग्रेसी सरकार बनानी है, तो हमको लाना है। 77 में वही हुआ कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की विरोधी अगर सरकार बनानी है तो हमको साथ में आना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल था। और कैसे राष्ट्रीय कोलिशन बनाने में इन्होंने जयप्रकाश नारायण को कन्विंस किया कि कैसे भारतीय लोक दल के चरण सिंह गुट को लाया जाए, और कन्विंस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो एक गठबंधन बनता है उसके भी जनक ये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बन रहा है उनके भी जनक हम कर्पूरी ठाकुर को कह सकते हैं। और अंतिम में इस किताब को लेकर आम लोगों से, युवाओं से और राजनीतिज्ञों से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक, आप कोई सफ़र में जा रहे हैं, 2-3 दिन का सफ़र है, आप आराम से आप इसको एक कहानी की शक्ल में पढ़ सकते हैं, और साथ साथ जितने भी गंभीर बातें हैं उसको इतने सरल शब्दों में, सारी थ्योरीज में एक से एक गंभीर स्टडी आपको मिलेगा। जेफरी विट्सो एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, वो फॉरवर्ड लिखा है उनका है। बड़ी बड़ी किताबों का भी जिक्र है इसमें, जिसे क्रिस्टोफर जेफर लो का साइलेंट रिवॉल्यूशन, बहुत ज़बरदस्त किताब है। और एक किताब है, एक एम.एस.ए. राव एंड फ्रांसिस आर फ्रैंकल की किताब है कास्ट पर। तो जितनी गंभीर से गंभीर किताबें हैं, और लोगों के इंटरव्यू, कर्पूरी ठाकुर के समकालीन, उनके बाद जो आए, तो एक कहानी की शक्ल में जो उनकी कहानी जानना चाहता है। जैसे मैंने एक पितौंजिया फाइल्स बनाया, पितौंजिया उनके गांव का नाम था, कि अगर गंभीर बातें भी चल रही है तो गांव में क्या हो रहा था। तो जैसे कि आप उनके बेटे ने बताया, रामनाथ ठाकुर ने, कि हम लोग कैसे मतलब 5-6 किलोमीटर उनकी जीत के बाद पैदल चले जा रहे हैं, वो सेलिब्रेट करने की, पिताजी को पता नहीं, छोटा सा 6 साल का बच्चा घूम करके कहाँ से आ जाता है। तो ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितनी भी कहानियां हो सकती है, और समाज में उसमें जो चल रहा था उस समय, देखिए ये उनके समय की बायोग्राफी है, सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं है। उसमें सुनता आंदोलन है, किसान आंदोलन है, त्रिवेणी संघ में क्या हो रहा था, आरएल चंदापुरी क्या कर रहे थे, सदानंद सरस्वती के मूवमेंट का क्या हुआ, अंबेडकर लोहिया संवाद क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू श्री बाबू को क्या पत्र लिख रहे थे। तो उनके पूरे समय की दास्तान है। पूरे समय की दास्तान है। क्या कुल कितने अध्याय हैं इसमें और कौन कौन? टोटल 15 अध्याय हैं। आप अध्याय उलट को, मुख्य रूप से आप देखिए, उनके बचपन से लेकर के मेकिंग ऑफ लीडर है, एक अंग्रेजी हटाओ पर एक मैंने चैप्टर दिया है, ऑफ कोर्स रिजर्वेशन पर बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद कैसे मतलब जाति कैसे उनको पकड़ने लगती है, एबीसी नेता बन रहे हैं, उस पर से एक अलग चैप्टर रखा है। 70 में मुख्यमंत्री बनते हैं, वो अलग चैप्टर है। 67 में जो बनते हैं, पहली बार एक्सपेरिमेंट होता है, वो है। तो इस तरह से उसके बाद में एक चैप्टर मैंने उनके पूरे परिवार पर रखा है, और एक जो अभी के युवकों के लिए एक मैंने कंपैरिजन किया है, जिसमें कि 4 मुख्यमंत्री, मेरे हिसाब से जो बिहार के 4 महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हैं, उसमें मैंने लिया है श्री बाबू को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार के साथ इनकी तुलना की है। चारों के साथ तुलना किया है, किसने क्या क्या किया, और लोगों पर छोड़ दिया है कि भाई आप जज करो। तो इस तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह थे, जिन्होंने दी जननायक कर्पूरी ठाकुर पुस्तक लिखी है, और जल्द ही इसका हिंदी वर्जन मार्केट में आ जाएगा। हम आपको बता दें कि 3 वर्षों की मेहनत के बाद कई अनसुनी पहलू इस पुस्तक में आपको देखने मिलेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टेज, भागलपुर। चैप्टर है ना, देखिए इसमें है अपने ज्ञानेश्वर जी खाली कर